हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पीबी शैली। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पीबी शैली की बायोग्राफी सीखी थी और आज हम पीबी शैली की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से आप समझते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक बड़ी फेमस ओड रही है पीबी शैली की और वो रही है ओड टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड कहते हैं पश्चिम की हवाएं। फ्रेंड्स, 1819 में ये लिखी गई और जो पब्लिश हुई वो हुई 1820 में। क्लियर? एक्चुअल में ये जो पोयम लिखी गई ये फ्रेंड्स जंगल में लिखी गई थी, नियर फ्लोरेंस, इटली। नियर वुड्स, फ्लोरेंस, इटली। एक्चुअल में ये जो पब्लिश हुई ओरिजिनली, वो पब्लिश हुई एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन प्रोमेथियस अनबाउंड। पार्ट ऑफ द कलेक्शन प्रोमेथियस अनबाउंड। क्लियर फ्रेंड्स? और प्रोमेथियस जो अनबाउंड है, जब ये पब्लिश हुआ तो इसके साथ में और भी कई पोएम्स जो हैं वो पब्लिश हुई थी। उसी में से एक ओड टू वेस्ट विंड थी। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या था, जब पोएम शैली ने लिखी तो शैली के माइंड में कहीं ना कहीं जो एक मैसेकर हुआ था पीटरलू का, तो पीटरलू मैसेकर शैली के माइंड में था जब उसने इस पोएम को लिखा। इन माइंड पीटरलू मैसेकर। पीटरलू फ्रेंड्स एक्चुअल में एक जगह है और मैसेकर कहते हैं नरसंहार को। क्लियर फ्रेंड्स? बड़ा अच्छा वर्ड है, अक्सर पूछा जाता है, तो इस वर्ड को भी आप फोकस कर लें। MASSACRE, मैसेकर। सैली हैड इन माइंड पीटरलू मैसेकर वाइल राइटिंग द पोएम। चलिए इसी में थोड़ा आगे बढ़ा दें। वाइल राइटिंग द पोएम। और इसके बाद फ्रेंड्स एक्चुअल में अगर इसके मीटर की बात करें तो ये लिखी हुई है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर में। और फ्रेंड्स ये जो पोएम है इसमें 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस से मिलकर बनी हुई है और जो सेक्शन है वो टर्जा राइमा में लिखे हुए हैं। पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 sections written in टर्जा राइमा। क्लियर फ्रेंड्स? और ये पोएम जो है, जो वेस्ट विंड है, उनके दोनों ही एस्पेक्ट को बताती है। एक तो डिजास्ट्रस और दूसरा है फ्रेंड्स बेनिफिशियल, मीन्स एक विनाशकारी और लाभकारी, दोनों ही जो इफेक्ट हैं वेस्ट विंड के, उनको ये पोएम बताती है। डिजास्ट्रस एंड बेनिफिशियल aspect of the west wind। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते चलते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स इस पोएम से हम ले लें।
Oh, lift me, a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. Oh, lift me. अरे मुझे उठाओ. A wave, a leaf, a cloud. और क्या उठाओ? एक वेव, लीफ और क्लाउड. आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड. थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड. कि मैं तो गिरा हुआ हूं. थॉर्न्स ऑफ लाइफ, जीवन के कांटे हैं, जो कांटे रूपी जीवन है उस पर मैं गिरा हुआ हूं. और मैं क्या कर रहा हूं? आई ब्लीड. मैं तो, मुझे खून निकल रहा है. क्लियर फ्रेंड्स? और इसके बाद ही इज लाइक द विंड, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड. ही इज लाइक द विंड, कि वो तो किसके समान है? वो हवाओं के समान है. टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड. टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड. और कैसे हवाओं के समान है? टेमलेस मीन्स जिसको हम कंट्रोल में ना कर सके, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड. ठीक, जिसको हम पाल ना सके, जिसको हम वश में ना कर सके, वो कहलाता है टेमलेस. तो वो हवा के समान है, टेमलेस है, स्विफ्ट है. स्विफ्ट कहते हैं फ्रेंड्स तेज, फास्ट, रैपिड. वो तेज है. और प्राउड है, मीन्स उसको गर्व है, वो घमंडी है. बात क्लियर? लाइन क्लियर? ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स. Drive my dead thoughts over the यूनिवर्स. कि मेरी जो डेड थॉट्स हैं, मेरे जो मृत विचार हैं, उनको ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से हटा दो. क्लियर? और बड़ी फेमस लाइन जो इस पोएम की आती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. कि अगर विंटर्स आती हैं, देखिए बड़ी पैसिमिस्टिक क्या ऑप्टिमिस्टिक लाइन है ये, आशावादी लाइन है. कि इफ विंटर कम्स, कि अगर सर्दियां आती हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या उसके पीछे बसंत ऋतु नहीं आएगी? और जो सर्दियां होती है फ्रेंड्स, जो विंटर होती है, वो प्रतीक होती है हमारी एडवर्सिटी का, हमारी विपत्ति का प्रतीक होती है. और जो ऑटम है वो किसका प्रतीक है? वो समृद्धि का प्रतीक है. कि अगर हमारे जीवन में दुख आने हैं तो उसके बाद सुख भी आते हैं. क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं. और फ्रेंड्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कल ही एक नोटिफिकेशन आया है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए. चलिए बड़ी अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी. जीआईसी आई है और जीआईसी के साथ साथ आपका यूपी जूनियर भी है, अब टीजीटी पीजीटी भी आ गया. और ये जो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ये ऐसी 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं कि ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होंगी. तो बेटर है जितनी भी एनर्जी आप डिवोट कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ के बस एक ही टारगेट पे लग जाइएगा, कैसे सिलेक्शन पाना है. क्लियर फ्रेंड्स? तो जी भर के मेहनत कीजिए और फिर बढ़िया से सिलेक्शन पाइएगा. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पोएम डिस्कस करते हैं, टू अ स्काई लार्क. क्लियर फ्रेंड्स? और स्काई लार्क क्या होता है? एक्चुअल में एक बर्ड होती है स्काई लार्क.
पोएम के कंपोजिशन ईयर की बात करें तो 1820 में कंपोज हुई और पब्लिश भी फ्रेंड्स 1820 में ही हुई। C4 composed and P4 published। क्लियर फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। और एक्चुअल में जो पोएम ये आई, ये भी जो लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ ही आई। पोएम अकम्पनिंग the lyrical drama प्रोमेथियस अनबाउंड। क्लियर फ्रेंड्स, तो प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ ही आई। और अगर पोएम की बात करें तो शैली ने यहाँ एक इवेंट बताई है, उस इवेंट को बताया है जिसने इस पोएम को लिखने के लिए शैली को प्रेरित किया। Which inspired him to write poem। क्लियर। और पोएम फ्रेंड्स एक्चुअल में ये 21 स्टेंजाज से मिलके बनी हुई है जो 5 लाइन्स के हैं। स्टेंजाज 5 लाइन्स ईच। क्लियर, यानी 5 लाइन के स्टेंजा जो 21 स्टेंजाज हैं उनसे मिलके बनी हुई है। और फ्रेंड्स एक इसी से सिमिलर पोएम शैली ने लिखी, शैली की जो थी इससे लिखी, इसी से सिमिलर पोएम लिखी और वो लिखी टॉमस हार्डी ने। और उस पोएम को टाइटल क्या दिया, वो दिया फ्रेंड्स शैलीज स्काईलार्क। क्लियर, ये हार्डी की पोएम थी। पोएम की अगर ओपनिंग की बात करें तो पोएम ओपन होती है हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट। हेल टू दी, हेल कहते हैं फ्रेंड्स खुशी मनाना, अरे खुशी मनाओ। ब्लाइथ स्पिरिट, ब्लाइथ भी कहते हैं क्या, प्रसन्नचित्त, अरे प्रसन्नचित्त आत्मा तुम खुशी मनाओ। और जो ब्लाइथ स्पिरिट ये किसके लिए कहा गया है फ्रेंड्स, ये यूज हुआ है स्काईलार्क के लिए। एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि किसके लिए ब्लाइथ स्पिरिट यूज हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए नोट कर लेते हैं। और बड़ी फेमस लाइन इस पोएम की, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में देखते हैं, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और किसकी इच्छा करते हैं, जो नहीं है। मीन्स हमारी हमेशा से ही वही इच्छा होती है जो चीज हमारे पास नहीं होती। क्लियर फ्रेंड्स, बड़ी फेमस लाइन है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। चलिए एक और दूसरी बड़ी फेमस लाइन, आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट। कि हमारी जो सबसे सिंसियरेस्ट हंसी होती है, हमारी जो सबसे सिंसियर हंसी होती है वो क्या होती है, विद सम पेन इज फ्रॉट।
वो हंसी होती है जिसमें कुछ दर्द भरा होता है। ये जो वर्ड है फ्रेंड्स फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ। चलिए हिंदी भी लिख देता हूं कि हमारी जो सबसे सिंसियर हंसी होती है वो कौन सी हंसी होती है? वो हंसी वो होती है जिसमें कुछ दर्द भरा हुआ होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक और बड़ी प्यारी लाइन, आर सैडेस्ट आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुर जो गीत होते हैं, दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, कि हमारी जो सबसे मधुर गीत हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स बड़े मधुर गीत हैं। और मधुर कौन से लगते हैं? जो हमें दर्द भरे जो गीत होते हैं वो हमें मधुर लगते हैं। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. जो हमारी थॉट्स हैं कैसी? सैडेस्ट, जो दुख भरे हमारे दर्द भरे जो हमारे विचार हैं, उनको जो गीत हमारे बताते हैं वो गीत सबसे मधुर हमारे होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर अगली पोएम पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पोएम की बात करें तो है द मास्क ऑफ एनार्की। द मास्क ऑफ एनार्की। और मास्क ऑफ एनार्की क्या है एक्चुअल में फ्रेंड्स? एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है जो 1819 में लिखी गई। अ ब्रिटिश एटीन नाइनटीन में, 1819 में। लेकिन अगर इसके पब्लिकेशन की बात करें तो ये उसके बहुत सालों बाद पब्लिश हुई, यानी पब्लिश हुई फ्रेंड्स 1832 में, 1832 में। और एक्चुअल में फ्रेंड्स इस पोएम में, अगर इस पोएम के अकेजन की बात करें तो ये पोएम जो लिखी गई है, जो पीटरलू मैसेकर है, पीटरलू मैसेकर के अकेजन पर ये लिखी गई है। पीटरलू मैसेकर। और फ्रेंड्स अभी पीटरलू मैसेकर की भी हम बात कर रहे थे, पीछे भी अभी आया था। एक्चुअल में पीटरलू मैसेकर था क्या? ये एक्चुअल में फ्रेंड्स जो सेंट पीटर फील्ड मैनचेस्टर में हुआ था, पीटरलू मैसेकर कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? सेंट पीटर्स फील्ड मैनचेस्टर चर्च। और यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था फ्रेंड्स? बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्मेशन है उसके लिए वो इकट्ठा हो रहे थे। और जब इकट्ठा हो रहे थे तो वहाँ पर एक कैवलरी चढ़ा दी गई थी, एक सेना उनके ऊपर चढ़ा दी गई थी। और उसमें जो 18 पीपल हैं, 18 लोग हैं, वो शहीद हो गए थे। क्लियर फ्रेंड्स? और ये हुआ था 16 अगस्त 1818 को। 1818 नहीं है फ्रेंड्स, 1819 में हुआ था, 16 अगस्त 1819 को। क्लियर? और क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्मेशन के लिए लोग इकट्ठा हुए, उन पर जो है बस कर दिया उनका नरसंहार। नेक्स्ट पोएम की बात करें वो है फ्रेंड्स इंग्लैंड इन 1819। इंग्लैंड इन 1819। ये क्या है? एक सोनेट है और पॉलिटिकल सोनेट है। क्लियर? और कंपोज्ड इन
1819, ये जो ईयर दे रखा है ये इसका कंपोजिंग ईयर है। और पब्लिकेशन की बात करें तो ये पब्लिश्ड फ्रेंड्स ये भी लेट हुई, और पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स 1839 में, 1839 में। और इसकी ओपनिंग लाइन की हम बात कर लेते हैं। ओपनिंग लाइन है, एन ओल्ड मैन ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग। क्लियर फ्रेंड्स? ओपनिंग लाइन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ब्लाइंड डिस्पाइज्ड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, और डिस्पाइज होता है फ्रेंड्स घृणित, एंड डाइंग किंग, और एक ऐसा राजा, मरने वाला राजा। क्लियर फ्रेंड्स? इस लाइन से ये पोयम स्टार्ट होती है। और एक्चुअल में यहाँ जो किंग की बात हो रही है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात हो रही है फ्रेंड्स जो किंग जॉर्ज थर्ड थे, किंग जॉर्ज थर्ड की बात हो रही है। डाइंग किंग, जस्ट ए मिनट, किंग जॉर्ज थर्ड। इस लाइन में किंग जॉर्ज थर्ड को बताया गया है डाइंग किंग, डिस्पाइज्ड और ब्लाइंड जो कहा गया है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की। प्रोमेथियस अनबाउंड। और प्रोमेथियस अनबाउंड ये पब्लिश हुआ 1820 में, और ये क्या है फ्रेंड्स? 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है। और 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा। बात क्लियर? और इसमें बताया क्या गया है फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो नाम है, जो प्रोमेथियस है, ये एक ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर है। और इस ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर की जो टॉर्मेंटेशन है, जो प्रताड़ना है, वो यहां बताई गई है। टॉर्मेंट्स, ये बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, ध्यान दे लेना, ये आता है अक्सर एग्जाम में, वोकैब में आ जाता है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट क्या है फ्रेंड्स? प्रताड़ना। क्लियर? ऑफ द ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस। प्रोमेथियस की प्रताड़ना यहां बताई गई है फ्रेंड्स। और एक्चुअल में क्या है? हु डिफाइज द गॉड्स, जो ईश्वर का कहना मानने से इनकार कर देता है, और जो ह्यूमैनिटी है उसमें वो आग लगा देता है। हु डिफाइज द गॉड एंड फायर्स द ह्यूमैनिटी एंड gives fire to humanity। बात क्लियर हो गई? और इसका जो सोर्स की अगर बात करें इस पोएम की, तो फ्रेंड्स एक वर्क रहा है प्रोमेथिया, और वो किसका रहा है? वो रहा है एस्काइलस का। प्रोमेथिया बाय स्काइलस, AESCHYLUS, स्काइलस। क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो प्ले है ये कैसा है? ये एक क्लोजेट ड्रामा रहा है, ये क्लोजेट प्ले कहा जाता है। और एक्चुअल में फ्रेंड्स क्लोजेट जो वर्ड है ये आया है अलमारी से, अलमारी को क्लोजेट कहते हैं। तो ये ऐसे प्लेज होते हैं, ये ऐसे ड्रामा होते हैं जिनको स्टेज पे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल होता है। और अक्सर जो पोएट्स हैं वो इस तरह के प्लेज लिखते हैं, क्लोजेट ड्रामा। तो ये जो परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते, केवल क्लोजेट के लिए होते हैं, मीन्स पढ़ने के पर्पज से ये लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ टर्म प्रचलित है ये क्लोजेट ड्रामा।
और ये जो प्ले है ये बताता है, क्या बताता है फ्रेंड्स, एंटीथीसिस ऑफ गुड एंड इवल। जो बुराई है, अच्छाई और बुराई के बीच एक जो एंटीथीसिस है, विरोधाभास है, वो यहाँ बताता है। और यहाँ दो कैरेक्टर हैं, प्रोमेथियस एक तो है ही, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स जॉब, जॉब के माध्यम से। प्रेजेंट्स, PRESENTS। Antithesis of good and evil with the help of Prometheus and Jove। जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है जॉब, और जिसको आप दूसरा नाम भी कहते हैं वो है जुपिटर। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्ले की इसकी कुछ फेमस लाइन की बात करें तो एक बड़ी फेमस लाइन यहां आती है, फैमिलियर एक्ट्स आर ब्यूटीफुल थ्रू लव। कि जो फैमिलियर एक्ट होते हैं, जो परिचित एक्ट होते हैं, वो ब्यूटीफुल होते हैं थ्रू लव, प्रेम से वो क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए और कोई कोड लेते हैं इस प्ले की। द वाइज वॉन्ट लव, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है, वो प्रेम चाहता है। एंड दोज हु लव, और जो प्रेम करते हैं वो क्या चाहते हैं, वॉन्ट विजडम, वो चाहते हैं बुद्धिमानी। द वाइज वॉन्ट लव और एक बड़ी यूनिवर्सल लाइन यहां कह दी है पीवी शैली ने, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं। एंड दोज हु लव, और वो व्यक्ति जो प्रेम करते हैं, क्लियर, उनको क्या चाहिए, वॉन्ट विजडम, उनको बुद्धिमानी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? और चलिए एक और एक और इसकी लाइन है कि डेथ इज द इविल, कि मृत्यु वो इविल होती है, वो बुराई होती है, दोज हु लिव कॉल लाइफ। डेथ इज द इविल, कि मृत्यु वो बुराई होती है, क्या, मृत्यु वो बुराई होती है, विच दोज हु लिव कॉल लाइफ, कि जिसको वो लोग जो जीते हैं वो क्या कहते हैं, वो उसको जीवन कहते हैं। ऑल स्पिरिट्स enslaved that serve things evil, ऑल स्पिरिट्स, कि जितनी भी आत्माएं हैं, ऑल स्पिरिट्स enslaved that, उन्होंने एंस्लेव्ड कर लिया। एंस्लेव्ड कहते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने गुलाम बना लिया। किसको गुलाम बना लिया, दैट सर्व थिंग्स इवल, जो बुराई को सर्व कर रही थी। मीन्स ऑल स्पिरिट्स एंस्लेव्ड दैट सर्व थिंग्स इवल, कि सभी स्पिरिट्स ने उन चीज़ों को गुलाम बना लिया जो बुराई को सर्व कर रही थी। क्लियर फ्रेंड्स? और एक ये जो टाइटल है प्रोमेथियस अनबाउंड, इसी से फ्रेंड्स एक दूसरा प्ले रहा है प्रोमेथियस बाउंड। प्रोमेथियस बाउंड, और ये किसका वर्क रहा है, ये एक प्ले रहा है फ्रेंड्स स्काइलस का। स्काइलस, क्लियर?
तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक पोयम और रही है, द क्लाउड। और इस द क्लाउड की बात करें तो ये कंपोज हुई 1819 के लेट में या 1820 के अर्ली में। और जो ये पब्लिश हुई है फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुई प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ। और एक्चुअल में जो टाइटल रहा है, प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स विद अदर पोएम्स। तो ये टाइटल रहा है प्रोमेथियस अनबाउंड, और प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ में कुछ दूसरी पोएम्स भी पब्लिश हुई, तो उनमें से द क्लाउड भी थी। पब्लिश्ड विद प्रोमेथियस अनबाउंड। क्लियर फ्रेंड्स। और इस पोएम की बात करें तो ये 6 स्टेंजाज इसमें है एनापेज्ड मीटर के। एनापेज्ड मीटर। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी फेमस कोट इस पोएम से आती है कि आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, कि मैं बदल सकता हूं लेकिन मैं मर नहीं सकता। और क्लाउड की बात है, बादल है फ्रेंड्स, वाटर साइकिल है, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है वाटर की, लेकिन कभी वो मरता नहीं है। तो क्लाउड की बात यहाँ हो रही है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। चलिए नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है ईपी चाइकिडियन। ईपी चाइकिडियन। प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स कुछ और भी हो सकता है, टफ सा प्रोनाउंसिएशन लग रहा मुझे भी। ईपी चाइकिडियन। क्लियर। और ये जो पोएम है ये लिखी गई फ्रेंड्स 1821 में, और 1821 में पब्लिश हुई। और ये एड्रेस की गई थी किसको? काउंटेस टेरेसा विवियानी को। काउंटेस टेरेसा विवियानी। और ये कौन थी? जो पीसा का गवर्नर था उसकी ये बेटी थी, द डॉटर ऑफ द गवर्नर ऑफ पीसा। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिएगा इसको। फ्रेंड्स एक पोएम रही है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। और ट्रायम्फ क्या होती है? ट्रायम्फ कहते हैं फ्रेंड्स विजय को, विक्ट्री को ट्रायम्फ कहा जाता है, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। और ये जो पोएम रही है फ्रेंड्स, ये पीबी शैली की अनफिनिश्ड पोएम रही है, जो लिखी गई 1822 में। अनफिनिश्ड पोएम ऑफ शैली। और ये लिखी गई फ्रेंड्स टर्जा राइमा में। और टर्जा राइमा क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो 3 लाइंस की एक स्टेंजा होता है, एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम के साथ, उसको कहते हैं टर्जा राइमा। क्लियर। और जो पोएम मॉडल रही है फ्रेंड्स, ये किस पे मॉडल रही है? पेट्रार्क पे। और दांते
डिवाइन कॉमेडी। इन दोनों पे ये पोयम मॉडल रही है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, जब ये ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तब इनको एक्सपेल कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था। और निकालने का कारण क्या था? वो था एक पैम्पलेट इन्होंने पब्लिश किया, और वो पैम्पलेट था द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, कि जो अथीज्म है, अथीज्म क्या होता है फ्रेंड्स? दो तरह की विचारधारा होती है, एक तो होता है थीज्म, एक होता है अथीज्म। थीज्म से एक वर्ड बना है थीस्ट और अथीस्ट। थीस्ट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, जो मानता है कि ईश्वर होता है, जिसको आप कह देते हैं आस्तिक। और एक ऐसा होता है अथीस्ट, जिसको आप कहते हैं नास्तिक। तो अथीज्म क्या है? अथीज्म है ईश्वर की सत्ता में विश्वास, और थीज्म और अथीज्म है ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना करना। तो ये पैम्पलेट था जो पब्लिश हुआ 1811 में। पैम्पलेट क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो एक्चुअल में पब्लिश किया गया था, ये पब्लिश किया था जो चार्ल्स और विलियम फिलिप्स थे। चार्ल्स और विलियम फिलिप्स के द्वारा, जब शैली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट था। When Sally was studying at Oxford। बात क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के, और इसमें जो शैली ने यहाँ काम किया था, एक्चुअल में ये जो लिखा गया था, इसके साथ में जो हॉग था इनका फ्रेंड्स, हॉग का भी बड़ा रोल रहा है। तो हॉग को और शैली को, दोनों को ही ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था। Both were expelled from the Oxford। पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स? एक ऐसे रहा है पीबी शैली का, जो 1821 में आया, और उसका टाइटल था फ्रेंड्स अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। और कब आया फ्रेंड्स? 1821 में, 1821 में। और ये क्या रहा है फ्रेंड्स? एक ऐसे रहा है। और ये एक्चुअल में, इसमें उन्होंने पोएट्री की बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, उस रेफरेंस में बड़ा फेमस रहा है। और एक्चुअल में ये जो इनके एक फ्रेंड थे, टॉमस लव पिकॉक का एक आर्टिकल था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, ये ऐसे लिखा, रिटन इन द रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड टॉमस लव पिकॉक। और क्या वर्क था टॉमस लव पिकॉक का? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। बात क्लियर फ्रेंड्स?
और देखिए इस जो वर्क पे, इस आर्टिकल पे, इस एस्से पे जो इफेक्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है सिडनी एंड प्लूटो का। सिडनी एंड प्लूटो, सॉरी नॉट प्लूटो, प्लेटो, प्लेटो का। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, क्या कहा है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट, कि जो पोएट्री होती है वो रिकॉर्ड होती है बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट का, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट कि जो पोएट्री है, जो आपकी कविता है, वो क्या है, रिकॉर्ड है बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट। किसका? सबसे अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं जीवन के, जो सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं और हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं। क्लियर? यानी सबसे जो प्रसन्नता वाले मोमेंट्स होते हैं, और किसके द्वारा? ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। और जो हैप्पीएस्ट और बेस्ट माइंड्स होते हैं उनके द्वारा जो हैप्पीएस्ट और बेस्ट मोमेंट्स होते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम पोएट्री कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? और पोएट्स, ये तो बात पोएट्री की हो गई। और पोएट्स के लिए इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। एक्नॉलेज्ड, देखिए पोएट्स क्या है? अनएक्नॉलेज्ड। अनएक्नॉलेज्ड से मतलब होता है जिनको हम स्वीकार नहीं करते। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, कि जो संसार के कानून निर्माता होते हैं। क्लियर? और मुझे लग रहा है लेजिस्लेचर की स्पेलिंग में डाउट, तो यहाँ लेजिस्लेचर होना चाहिए, आप कंफर्म कर सकते हैं इसको, हम डाउटेड। क्लियर? पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो संसार होता है, संसार के जो लेजिस्लेचर कहते हैं फ्रेंड्स, जो निर्माण कानून बनाने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं लेजिस्लेचर्स। तो जो पोएट्स हैं वो भी कानून बनाते हैं, लेकिन कैसे कानून होते हैं? वो अनऑथराइज्ड वो लेजिस्लेटर होते हैं। मीन्स उनको अथॉरिटी नहीं होती, किसी पोएट के द्वारा कानून नहीं बनता, पोएट के साइन होने से वो बनता है जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ यही बात पोएट कहना चाह रहे हैं कि पोएट्स, ये शैली कह रहे हैं कि जो पोएट्स हैं वो कानून निर्माण करता होते हैं, लेकिन कैसे कानून निर्माण करता होते हैं? जिनको जो अनएक्नॉलेज्ड होते हैं, जो अनऑथराइज्ड होते हैं। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पोएट्स के लिए एक और बड़ी बात कही है। क्या कही है? कि पोएट इज अ नाइटिंगेल। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल, कि पोएट तो एक बुलबुल के समान होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। पोएट्री के लिए एक बात कही है इन्होंने कि पोएट्री इज द और इस ऐसे में जो पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आता ही रहता है एग्जाम में, बड़े इंपॉर्टेंट है। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। एक एक्सप्रेशन होता है
किसका एक्सप्रेशन होता है पोएट्री? इमेजिनेशन का, कि जो हमारी कल्पना होती है उसका एक एक्सप्रेशन होता है। और पोएट्री को इन्होंने एक मिरर भी कहा है। पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल। पोएट्री कि जो पोएट्री होती है वो एक मिरर होती है, वो एक आईना होती है, एक दर्पण होती है, विच मेक्स ब्यूटीफुल, जो सुंदर बना देती है। किसको सुंदर बना देती है? दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। कि जो डिस्टॉर्टेड होता है, और डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है फ्रेंड्स विकृत, अगली। यानी जो चीज़ विकृत होती है, जो चीज़ देखने में भद्दी लगती है, और जो पोएट्स होते हैं वो उन भद्दी चीज़ों को भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो बहुत सारी बातें यहाँ पोएट और पोएट्री को लेके ऑथर ने कह दी। और फ्रेंड्स इसके बाद हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा वर्क और है पोएट का, वो है हेलाज। और हेलाज क्या है फ्रेंड्स? हेलाज एक्चुअल में फ्रेंड्स एक इनका वर्स ड्रामा था जो 1821 में लिखा गया, और जो पब्लिश हुआ फ्रेंड्स वो हुआ था 1822 में। और एक्चुअल में ये जो हेलाज था उनका लास्ट वर्क था जो पब्लिश हुआ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके जीवन में उनका लास्ट पब्लिश्ड वर्क था। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। फ्रेंड्स लेक्चर तो काफ़ी लेंदी हो गया, ये अबाउट 45-50 मिनट के आसपास हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो ऑथर के इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो हमने सारे यहाँ डिस्कस कर लिए। और फ्रेंड्स ये जो हेलाज है ये एक्चुअल में इन्होंने लिखा था जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने उस वर्क को लिखा, हेलाज को। मीन्स रोट टू रेज money for the Greek war of independence। बड़ी अच्छी स्पेलिंग है फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस की, इस पे भी ध्यान देना, और स्पेलिंग पे स्पेशली ध्यान देना फ्रेंड्स। अब चूंकि हमारा जो वोकेब वाला पोर्शन है जो हम कर चुके हैं नॉर्मल लुइस, और बाकी कुछ हम एसपी बख्शी भी कर रहे हैं, तो बख्शी साहब की वोकेब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स उसमें स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, सारे एस्पेक्ट जो है वो आप कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बड़ा कम है, पता नहीं कब एग्ज़ाम ये डिक्लेयर हो जाए। अभी एडवर्टाइजमेंट तो आ ही गया है, और ये मान के चलिएगा जो डेट है वो भी फ्रेंड्स 1 से 1.5 महीना 2 महीने बाद हो सकता है ये एग्ज़ाम भी पॉसिबल हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा ऑथर को हमने पढ़ भी लिया, तो इसको आप नोट करते चलिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बची हैं पॉइंट वाइज उनको हम लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।